बहजोई महाविद्यालय बहजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सलोनी रस्तोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम एमए प्रथम वर्ष की गृह व्यवस्था में से किसी एक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है समय का व्यवस्थापन, यानी टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रक्रियाएँ हैं, कौन कौन से साधन हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट हमारा होता क्या है। तो जीवन में समय का बहुत अधिक महत्व है। समय सबसे उपयोगी एवं सीमित साधन है। समय मानव जीवन का अमूल्य खजाना है। प्रत्येक मनुष्य के पास 24 घंटे होते हैं। सभी को उस सीमित समय में कार्य करना पड़ता है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय व्यवस्थापन का अर्थ भी यही होता है कि हम समय को किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि हमारे पारिवारिक एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाए। समय का आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है। जिन गृह कार्यों में अधिक समय लगता है उनका भी ध्यान रखना आवश्यक है। प्रत्येक कार्य में समय का संतुलन रखना अति आवश्यक है। व्यक्ति को दिन भर में अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से समय विभाजित करके करना चाहिए। गृहिणी को प्रातःकाल ही दिन भर के कार्यों की योजना बना लेनी चाहिए। कार्यों के अनुसार समय बांट लेना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को कार्य व समय का ध्यान रखकर यह व्यवस्था करनी चाहिए। समय की योजना बनाते समय यह भी निश्चित कर लिया जाता है कि एक निश्चित एवं विशिष्ट समय में उनको कौन सा कार्य करना होता है। कभी कभी ऐसा कार्य भी सामने आ जाता है जिसकी कभी आशा भी नहीं की जाती है। तो ऐसे समय में समय और कार्य की प्रमुखता एवं महत्ता देखकर व्यवस्था की जाती है। यानी हमें अपने समय के अनुसार काम को करना चाहिए, वो हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है। उसके बाद देख लेते हैं समय व्यवस्थापन के साधन कौन कौन से हैं हमारे। तो इसका पहला जो पॉइंट आएगा वो ये होगा कि समय का महत्व अथवा मूल्य, यानी मूल्य के बारे में एक विद्वान ने कहा है कि यदि तुम जीवन से प्रेम करते हो तो व्यर्थ समय नष्ट मत करो, क्योंकि समय ही तो वह वस्तु है जिससे जीवन का निर्माण हुआ है। गृह प्रबंध को परिवार से उपलब्ध 24 घंटों का इस प्रकार से विभाजन करना चाहिए कि कम से कम समय में अधिकतम पारिवारिक क्रियाओं को संपन्न किया जा सके। समय का संतुलन कार्य, विश्राम और शयन में स्थापित होना चाहिए। भोजन संबंधी क्रियाओं पर गृहस्थी की क्रियाओं के अन्य किसी भी समूह की अपेक्षा लगभग 2 गुना समय उसका खर्च हो जाता है। इस प्रकार समय व्यय करने से पहले उसको योजना बना लेनी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन का समय विभिन्न कार्यों के मूल्य के आधार पर निर्धारित होना चाहिए। गृहिणी को चाहिए कि वह समय का अधिक सदुपयोग कर सके। तो उसको जो भी कार्य कर रही है उसको अपनी एक योजना बना लेनी चाहिए। अगर वो योजना के अनुसार अपना कार्य करेगी तो उसका समय इतना खर्च नहीं होगा। उसके बाद आता है हमारा समय मानक। समय मानक का अर्थ होता है किसी काम को समय के अनुरूप करना, वो समय मानक कहलाता है। जैसे गृहिणी को उचित प्रबंध के लिए विभिन्न क्रियाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के समय मानक बना लेने चाहिए। समय मानक अर्थात वह समय जो एक क्रियाओं को पूरा करने में लगता है। जैसे एक कमरे की अच्छी तरह झाड़ू में 5 मिनट लगते हैं और एक गंदे वस्त्र जैसे पैंट, शर्ट, कमीज इन सभी को धोने में 3 मिनट लगते हैं। इस तरह मानक से गृहिणी को ज्ञात हो जाता है कि वह समय को व्यर्थ नहीं गंवा रही है। यदि आवश्यकता से अधिक समय लग रहा है तो उसके कार्य करने का या तो ढंग सही नहीं है, इसलिए उसको अधिक समय लग रहा है। उसे कार्य करने के ढंग को परिवर्तित करना चाहिए। ये हमारा समय मानक कहलाता है। उसके बाद आता है समय का संतुलन, यानी प्रत्येक कार्य में समय का संतुलन रखना अति आवश्यक है। समय का संतुलन मुख्य रूप से 3 बातों का करना चाहिए: कार्य, विश्राम और शयन। इन तीनों में 8-8 का अनुपात होना चाहिए। कार्य में समय का संतुलन स्थापित करते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जिन कार्यों में अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उनको उस समय करना चाहिए जबकि परिवार के अधिकतर सदस्य घर पर उपस्थित हों। वही समय कार्य करने के लिए सर्वोत्तम होता है, जिस समय कार्य के करने में सहायता प्राप्त हमें हो सकती है। उसके बाद कार्य का प्रारूप, यानी कि परिवार की गृहिणी को दिन भर में निम्नलिखित पारिवारिक क्रियाएं संपन्न करनी पड़ती हैं। जैसे कि परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था उसे करनी पड़ती है। आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे पारिवारिक बजट बनाना, पारिवारिक हिसाब किताब रखना, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए बचत करना, ये सभी उसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं।
उसके बाद घर की सफाई, जैसे कि घर के विभिन्न कमरों की सफाई एवं इनकी साज सज्जा संबंधी कार्य भी उसको करने पड़ते हैं। सदस्यों की देखभाल भी करनी पड़ती है, उनके स्वास्थ्य की देखभाल आदि ये कार्य भी उसको करने पड़ते हैं। उसके बाद परिवार के बच्चों की देखभाल, जैसे परिवार के बच्चों के दैनिक नित्य काम करना, जैसे उनको नहलाना, बच्चों की देखभाल, उनको स्कूल भेजना, ये सारे आदि उसे काम भी करने पड़ते हैं। इसके अंतर्गत कपड़े धोना, प्रेस करना, सिलना, उसकी मरम्मत वगैरह ये सब भी हमें करनी पड़ती है। उसके बाद आता है परिवार के बच्चों की पढ़ाई संबंधी समस्याओं को दूर करना, गृह कार्य को करवाना, ये सब भी उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है अत्यधिक कार्यभार, यानी कि इसे शिखर समय भार भी कहते हैं। यानी जब गृहिणी का कार्य सबसे ज़्यादा होता है या एक समय में जब उसे एक से अधिक कार्य एक साथ करने हों तो वो अत्यधिक कार्यभार कहलाता है। प्रत्येक परिवार में ऐसा समय आता है जब कार्य सबसे अधिक होता है। यह समय सुबह, दोपहर या शाम को हो सकता है। ज़्यादातर यह समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का होता है, जब गृहिणी को अनेक कार्य करने होते हैं, जैसे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, नाश्ता, खाना बनाना, घर की सफाई, कपड़े व बर्तन धोना, ये सभी आते हैं। गृहिणी को समय व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि उसे एक समय में सारे कार्य ना करने पड़े, बल्कि पूरे दिन थोड़ा थोड़ा काम करना पड़े। इसके लिए उसे चाहिए कि वह सदस्यों का सहयोग ले, कार्य की पहले से ही तैयारी कर ले, समय व शक्ति बचाने के उपकरणों का प्रयोग करे, जैसे मिक्सर, वॉशिंग मशीन इत्यादि। भारी कार्य के बाद हल्का कार्य करे। उसके बाद आता है कार्यवृत्त या व्रत, यानी कि प्रत्येक गृहिणी के कार्य करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कार्यवृत्त वह व्रत है जो किसी परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य के भार के वितरण की जानकारी प्रदान करता है। यानी कि कार्यवृत्त देखते ही हम यह जान जाते हैं कि गृहिणी के पास कब कार्य की अधिकता होती है और कब कार्य घट जाता है। जैसे सुबह गृहिणी कार्य स्फूर्ति से और अधिक कार्य करती है, दोपहर को उसकी कार्य क्षमता जो है वो घट जाती है और शाम को फिर बढ़ जाती है, और अंत में शाम के कार्य के बाद कार्य क्षमता उसकी शून्य हो जाती है। वो कार्यवृत्त होता है, क्योंकि हमारे सुबह को ज़्यादा कार्य होते हैं तो उसको जल्दी जल्दी करना पड़ता है, फिर दोपहर में आराम किया जाता है तो हमारी शाम को कार्य क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद फिर शाम के कार्य के बाद उसकी कार्य क्षमता जो है वो शून्य हो जाती है। ये कार्यवृत्त कहलाता है। उसके बाद समय क्रम, यानी समय क्रम का अर्थ है दैनिक कार्य को क्रम से करना, यानी कि कार्य को ऐसा क्रम देना कि सब कार्य अपने निर्धारित समय पर संपन्न हो जाएं। कार्य का क्रम निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिसे कार्य दिया जा रहा है वह सदस्य उस समय उपलब्ध हो और कार्य का आपसी संबंध ध्यान में रखना उसको चाहिए। उसके बाद विश्राम काल, दिन भर शारीरिक एवं मानसिक कार्य के बाद थकान उत्पन्न हो जाती है। इस थकान को दूर करने के लिए व्यक्ति को विश्राम की आवश्यकता होती है, ताकि उसकी कार्य क्षमता फिर से पहले जैसी हो जाए, तो उसे विश्राम काल भी करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा समय प्रबंध की प्रक्रिया, यानी कि इसकी कौन कौन सी प्रक्रियाएँ हैं। तो सबसे पहली जो इसकी प्रक्रिया आएगी वो आएगी समय का आयोजन, यानी समय की बचत के लिए योजना बनाना, वो समय का आयोजन कहलाता है। समय की योजना बनाने का अर्थ यह होता है कि इस समय में निश्चित कार्य करना है। इसमें गृहिणी को कार्य की सूची बना लेनी चाहिए कि उसको कौन कौन से कार्य करने हैं। योजना बनाते समय प्राथमिकता के अनुसार कार्य को विभक्त करें। योजना बनाते समय कार्य का विभाजन इस प्रकार से करें कि प्रत्येक सदस्य को परिवार का उत्तरदायित्व भी मिल सके और कुछ समय उनकी व्यक्तिगत रुचियां व कार्य के लिए बचना चाहिए। सभी सदस्यों की रुचि, आवश्यकताओं व कार्य की प्रकृति के अनुसार समय योजना बनानी चाहिए। इस प्रकार उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर समय योजना बनानी चाहिए। योजना निर्धारण के पश्चात कार्यों का बंटवारा कर लेना चाहिए। कार्यों के विभाजन से पहले परिवार के सभी सदस्यों को परामर्श व सुविधा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। परिवार की विभिन्न क्रियाओं की योजना बनाते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी क्रिया के लिए किस दिन कितने समय की उपलब्धता है, जिससे वह अन्य किसी कार्य की पूर्ति में बाधक तो नहीं है, ये देखना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा समय योजना का नियंत्रण, यानी समय योजना तभी सफल होगी जब उसका क्रियान्वयन होगा। समय आयोजन जितना अधिक व्यवहारिक होगा उतनी ही हमें सफलता प्राप्त होगी। योजना गृहिणी के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। अप्रत्याशित
परिस्थितियाँ उत्पन्न होने या कार्य में बाधा आने पर नियंत्रण द्वारा ही योजना पर सफलता प्राप्त हो सकती है। जैसे घर में मेहमान आना या फिर कोई बीमार हो जाए तब गृहिणी की कुशलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार योजना का नियंत्रण कर रही है। उसके बाद आता है समय आयोजन का मूल्यांकन, यानी कि योजना की सफलता के लिए यह नियंत्रण आवश्यक होता है, लेकिन कार्य समाप्ति पर योजना का मूल्यांकन अवश्य है। इसमें यह देखा जाता है कि योजना के उद्देश्य व कार्य में कितनी सफलता मिली, किन कारणों से पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई, आने वाले समय में और अधिक बचत किस प्रकार की जा सकती है, वो हमारा मूल्यांकन में देखा जाता है। ये होती है समय प्रबंध की प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया थी, उसमें आयोजन था, उसमें हमें योजना बनाकर कार्य को करना था। नियंत्रण में यह देखा जाता है कि कार्य किस प्रकार से हो रहा है, सही भी हो रहा है या गलत हो रहा है, कार्य को किस तरह से हमें करना है वो देखते हैं। मूल्यांकन में यह देखा जाता है कि कितनी हमें बचत हुई, कितनी सफलता मिली, किन कारणों से हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, वो मूल्यांकन में देखा जाता है। तो ये हमारी समय प्रबंध की प्रक्रिया कहलाती है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समय व्यवस्थापन समाप्त होता है। धन्यवाद।